बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा लेक्चर नंबर 66 और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है चैप्टर नंबर 4 का। इसका पेज नंबर बेटा है 136 है और ये जो क्वेश्चन है वो है नशो नुमा के अहम असूल बयान करें, नीज़ वाज़े करें कि एक मौलम के लिए इन असूलों का जानना क्यों ज़रूरी है। नशो नुमा कहते हैं ये यानी कि बच्चा जो है वो कैसे नशो नुमा करता है, उसके अंदर तब्दीलियाँ कैसे आती हैं और एक टीचर के लिए ये क्या फ़ायदा मंद हैं, कैसे फ़ायदा मंद हो सकते हैं। तो आइए हम जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नशो नुमा के असूल और इनको एक मौलम की अहमियत दर्जैल है। नशो नुमा एक मुनज़्ज़म, मुसलसल और इर्तिकाई यानी कि बतदरीज अमल है। यानी कि नशो नुमा एक जो है वो जिसमें मखसूस तरतीब और तसलसल पाया जाता है। यानी कि पहले बचपन, फिर लड़कपन, ठीक है जी, मतलब पहले छोटा सा बच्चा होता है, फिर लड़कपन आता है, फिर उसके बाद वो बलूगत पर जाता है, फिर जवानी यानी कि बलूगत जवानी को कहते हैं, फिर उसके बाद बढ़ापा आ जाता है। यानी कि ये ज़िंदगी का जो अमल है ये बेटा रुकता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान, छोटा सा बच्चा होता है, साल का, 2 साल, 3 साल, मतलब ये एज बढ़ती जा रही है, तब्दीलियाँ आती जा, चाहे इंसान सो के वो गुजार दे, चाहे वो जाकर गुजार दे, ये मुसलसल पाया जाता है। जिस्मानी नशो नुमा में बच्चा पहले बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है, फिर चलना सीखता है। बच्चे की शख्सियत का हर नया अमल अपनी जगह एक इर्तिकाई अमल है। फिर इसकी जगह मौलम के लिए क्या अहमियत है, क्योंकि नशो नुमा के अमल में तंजीम और दर्जा बंदी पाई जाती है, लिहाजा उस्ताद को भी दौरान तदरीस असूल तदरीस का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मुझे पढ़ाना कैसे है, किस तरह का जो है वो मेरा मेथड होना चाहिए, सिलेबस किस तरह का होना चाहिए, सिलेबस के दर्जे कैसे होने चाहिए। सिलेबस को ना एक तरतीब के साथ पढ़ाया जाए, एक तसलसल के साथ पढ़ाया जाए और दौरान तदरीस जो है वो असूल तदरीज को यानी कि तदरीज जो पढ़ाने के तरीके हैं उनको देखा जाए, मालूम है और नामालूम की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ जो है वो ये काम होता है। ठीक है ना। मुसलसल एक मरबूत अमल है ये नशो नुमा, यानी कि इसका हर एक पहलू दूसरे पहलू पर असरअंदाज होता है। बच्चे की नशो नुमा के तमाम पहलुओं में एक रब्त, एक तसलसल पाया जाता है। यानी कि जिस तरह जिस्म का जहन के साथ, जज्बात के साथ, माशरे के साथ, ये तमाम चीज़ों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है। देखिए ना, आपकी सोसाइटी का, आपके एनवायरनमेंट का, आपके जो है वो एज का, आपके जिस्म का, आपके जहन का एक तसलसल होगा, रब्त होगा, राब्ता होगा। एक पहलू की नशो नुमा दूसरे पहलुओं को मुतासर भी करती है। यानी कि जहन अच्छा है, आप जहनी तौर पर बहुत जो है वो होशियार चला के, तो आप आप ख्याल रखेंगे, आप जो है वो अपनी जो है वो चीज़ों का ख्याल जो है वो रखेंगे। उसके बाद जो है वो चीज़ों का ख्याल जो है वो रखने के साथ साथ जो है वो आप जो है अपने मुआशरे में जो है वो अच्छा रहना जो है वो सीखेंगे। मौलम के लिए क्या अहमियत है? उस्ताद का ताल्लुक़ बच्चे की पूरी शख्सियत से होता है, सिर्फ ज़हनी नशोनुमा से नहीं बल्कि इसके तमाम पहलुओं में एक ताल्लुक़ होता है। लिहाजा उस्ताद बच्चे की हम्मा पहलू नशोनुमा का ज़िम्मेदार होता है, वरना नशोनुमा का कोई एक पहलू जो मुतासर हो जाए उसका जो है वो उस्ताद का ताल्लुक़ बच्चे की सिर्फ ज़हनी नशोनुमा से नहीं बल्कि हम्मा पहलू नशोनुमा से होता है। मुख्तलिफ बच्चों में नशो नुमा की रफ्तार भी मुख्तलिफ होते हैं। हर तरह का बच्चे, यानी कि अगर हम क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं तो उनमें नशो नुमा का अमल एक जैसा नहीं होगा। अगर एक बच्चा जिस्मानी लिहाज से बढ़ रहा है, दूसरा जहनी लिहाज से बढ़ रहा है, इसी तरह जो है वो माहौल में जो ये फ़र्क पाया जाता है, जिस तरह तवारस वालदैन के अंदर से, अब हर बच्चे के वालदैन मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 भाई हैं तो 5 भाइयों में अलग-अलग खसूसियात होंगी, किसी में दादे की होंगे, ठीक है जी, किसी में जो है वो पापा के होंगे, किसी के अंदर मामा के होंगे। अब देखें एक क्लास के अंदर जितने बच्चे उनके तमाम के वालिदैन जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो लिहाजा फिर मौलम के लिए क्या अहमियत है? उस्तादा को चाहिए कि तमाम बच्चों से यकसा तवक्कुआत ना रखें,
کیونکہ ہر بچے کی سیکھنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے اور انفرادی اختلافات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے، لہٰذا تمام بچوں سے ایک جیسی توقعات نہیں رکھ سکتے۔ کسی ایک بچوں میں نشو و نما کے مختلف پہلوؤں کی رفتار مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بچے میں نشو و نما کے مختلف پہلوؤں یعنی کہ جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی نشو و نما کی رفتار برابر نہیں ہوتی۔ تو ایک بچے کا جسمانی لحاظ سے بہت صحت مند دکھائی دیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ذہنی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہو۔ کچھ ذہنی لحاظ سے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جسمانی لحاظ سے بالکل جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد معلم کے لیے اہمیت کیا ہے؟ اساتذہ کو چاہیے کہ بچے کی نشو و نما کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں، اس کی اصل عمر کے مطابق ہی سلوک کریں، مگر اگر کوئی بچہ ذہنی لحاظ سے تیز ہے تو اپنے ہم عمر بچوں سے آگے ہے تو اسے دوہری ترقی نہ دیں، کیونکہ اگر ذہنی لحاظ سے تیز ہے لیکن طبعی عمر جسمانی، جذباتی اور معاشرتی لحاظ سے وہ اپنے ہم عمر جیسے بچوں جیسا ہی ہے، اگر اس کو دوہری ترقی دے دی گئی تو اس کی شخصیت کے باقی پہلوؤں سے بڑی عمر کے بچوں میں جا کر دب جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے، کمزور یا لمبا یا چھوٹا ہے تو بھی اس کے غلط نام نہ رکھ دیے جائیں، مثلا موٹو، لمبو، چھوٹو، ٹھیڈا، پھنا وغیرہ، کہ تم اتنے بڑے ہو گئے، تمہاری عقل کہاں گئی وغیرہ، اس طرح نہیں استاد کو کہنا چاہیے۔ لڑکے اور لڑکیوں میں نشو و نما کی رفتار، نشو و نما میں مجموعی طور پر لڑکے اور لڑکیوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو لڑکوں پر سبقت حاصل ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد لڑکیوں کی جسمانی نشو و نما تیز ہو جاتی ہے، لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں۔ یہی حال ذہنی نشو و نما کا ہے، بالغ ہونے تک یہ رفتار بھی لڑکوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بعد میں لڑکے جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں تیز ہو جاتے ہیں۔ معلم کے لیے اہمیت، کیونکہ لڑکے اور لڑکیوں میں نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ان کے اکٹھے تعلیم نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے تعلیم کا انتظام الگ ہونا چاہیے۔ نشو و نما کی رفتار مختلف ہوتی ہے تو تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں، تو لہٰذا اچھی بات یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ علیحدہ تعلیم دی جائے۔ آج کا بیٹا ہمارا یہی چیپٹر تھا، انشاءاللہ کل جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔